सो बायोलॉजिकल एज कहा जाता है कि ख़वातीन की एक बायोलॉजिकल एज है। अक्सर घरों में भी डिस्कशन हो रही होती है कि 25 तक शादी कर लें, 25 से लेट नहीं करना। अगर 30 की खातून हो गई है तो लोग शायद रिश्ते वाले भी नहीं आते, तो कहते हैं कि नहीं, ये इसकी उम्र ज़्यादा है, मे बी वो रिप्रोड्यूस उस तरह से ना कर पाए। आप क्या समझती हैं कि खातून की बायोलॉजिकल एज क्या होती है एज अ गायनोकोलॉजिस्ट? देखिए, बायोलॉजिकल एज अगर आप देखें ना रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेस्ट एज इज़ बिटवीन 20 to 35। ओके। ठीक है, जिसमें आपका कंसेप्शन रेट जो है वो ज़्यादा है। एविडेंस बेस्ड देखा जाए तो आफ्टर 35 फीमेल्स में रिप्रोडक्शन के चांसेस थोड़े रिड्यूस होते हैं, 40 के बाद और रिड्यूस होते हैं, और 45 के बाद तो कम आप हो ये कह जाते लें हैं। 1 to 2% रह जाते हैं, जो ओके। कि बहुत ही वेरिएबल से हैं, कि मतलब बहुत रिड्यूस हो चुका होता है। तो बेस्ट एज तो फिर यही है। तो व्हाट्स द बेस्ट एज ऑफ इफ़ मैरिज? यू वांट टू हैव एन किड्स, अगर शादी का मकसद साथ किड्स भी रखना है, ओके। तो फिर तो बेस्ट एज यही है कि आप इसके दरमियान 20 to 35 के दरमियान जो है यू ना शुड वो गेट मैरिड। यू शुड गेट मैरिड। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। कंसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यू मे हैव प्रॉब्लम्स ओके। ना। इनफर्टिलिटी एक इशू आजकल प्रिवेल कर रहा है। बिल्कुल। आप कितने केसेस इस तरह के देखती हैं, और आपको क्या लगता है कि इसका सबसे बड़ा इशू आज, सबसे बड़ा इसका रीज़न क्या है? इनफर्टिलिटी अब बहुत कॉमन होती जा रही है। पहले तो आपने यही बताया ना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ फीमेल में तो मोस्ट कॉमन जो अफेक्ट आता है ना, जिनके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, इस मीन्स कि उनकी ओवुलेशन डिस्टर्ब हो रही है। अब ओवुलेशन डिस्टर्ब होगी तो यू नीड हेल्प टू कंसीव। ठीक है, फीमेल में मोस्ट कॉमन जो है ना वो ओवुलेशन का है। मेज फर्टिलिटी के भी जो है ना वो थर्ड नंबर पे आ जाता है, ओके। कि थर्ड नंबर पे मेज फैक्टर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है कि उधर से कोई प्रॉब्लम हो। तो वैसे इनफर्टिलिटी, अगर फॉर इंस्टेंस ख़वातीन को पहले से कोई इश्यूज़ हैं तो वो इनफर्टाइल हो सकती हैं, या मे बी उनको कोई इशू पहले नहीं था और वो बाद में ये चीज़ को फेस कर रही हैं, तो इसका क्या रीज़न है कि अगर उनको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस नहीं है तो ऐसा भी होता है कि वो फिर भी इनफर्टाइल हो देखिए, जाते हैं? अगर मतलब बेसिकली मैं आपके इस क्वेश्चन को यही समझी हूँ कि शादी से पहले कैसे पता हो फीमेल को कि भी मैं यस, कंसीव यस, कर सकती हूँ, एग्ज़ैक्टली। शादी के बाद कंसीव भी कर पाऊंगी या या नहीं। तो बेसिकली बेटी, जिसके साइकिल रेगुलरली आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज़ नॉर्मल। ओके। जनरली हम यही कंसीडर करते हैं जिसका साइकिल नॉर्मल है। अगर आपकी साइकिल में डिस्टर्बेंस है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें कि वो फर्दर वर्कअप हो उसके अकॉर्डिंगली। इस ठीक इस है ना, चीज़ को आपने निग्लेक्ट नहीं करना। अगर ख़वातीन के साइकिल में डिस्टर्बेंस है तो साइकिल डिस्टर्ब्ड है उसको तो फ़ौरन से चाहिए कि वो गायनेकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें। बिल्कुल। देखिए, कुछ कुछ बहुत रेयर है, ये चीज़ तो बहुत रेयर है कि कुछ को पीरियड शुरू ही नहीं होते फीमेल्स में। ये भी एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आ जाती है कि प्राइमरी एमेनोरिया होता है, कि ओके। उनको डे 1 से मतलब पीरियड्स ही नहीं आए होते, लेकिन बच्चियों को या उनकी फैमिलीज़ को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। दे गेट मैरिड एंड दे कम टू अस। ओके। ठीक है ना, तो फिर जब हम उनको वर्कअप करें तो वो तो फिर पहले हम उसकी अगर वजह को फाइंड आउट करें तो वो तो फिर अक्सर बर्थ डिफेक्ट्स भी निकल आते हैं, या कुछ और एबनॉर्मलिटीज़ भी निकल ओके, सकती हैं, तो यूट्रस की एबनॉर्मलिटीज़ भी इज़ निकल इट सकती हैं। क्योरेबल? डिपेंड्स अपॉन द कॉज। ओके। कज़न मैरिजेस इनफर्टिलिटी में या बच्चों के डिफरेंट किस्म की डिजीज़ेज़ में, स्पेशली मेंटल हेल्थ की डिजीज़ेज़ होती हैं, उसमें कितना किरदार अदा है करती हैं कज़न मैरिजेस? क्या कज़न मैरिजेस आप रिकमेंड करती हैं? देखिए, कज़न मैरिजेस में ना एक ही रिस्क बढ़ जाता है, और वो है जेनेटिक डिफेक्ट्स होने का। ओके। ठीक है, और जेनेटिक डिफेक्ट्स की तो अब बहुत ज़्यादा टाइप्स भी हैं, बहुत ज़्यादा किस्में भी हैं। अब अक्सर इसमें ये है कि अगर कज़न मैरिजेस हुई हैं तो रिस्क ऑफ अबॉर्शन बढ़ जाएगा ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। और अगर जो है ना इसके अलावा इसमें ये आने के चांसेस होते हैं कि कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं कुछ फैमिलीज़ में रन, जैसे डायबिटीज़ हो गई, या स्पेशली थैलासीमिया। ओके। तो अगर ये थैलासीमिया आपकी फैमिली में रन कर रहा है तो फिर उसकी वजह से बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स आने के जो है ना वो चांसेस हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन तो ये है कि कज़न मैरिज ना हो, लेकिन किसी को पसंद है तो करने दें। नहीं, अगर किसी को पसंद भी है तो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट डू यू रिकमेंड कज़न मैरिजेस देखिए, और उससे नॉट? पहले वर्कअप करा लें। ओके, वर्कअप। देखिए, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग हो जाना, मतलब प्री कंसेप्शन तो नहीं कहूँगी इसको, सॉरी, प्री मैरिटल एक दफ़ा जो है ना उसका वर्कअप हो जाना वो आपको लगता है ज़रूरी कि है। पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में प्री मैरिटल जो भी वर्कअप है हो सकता है? थोड़ा-सा कल्चरल वैल्यूज़ हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगी ऑनेस्टली, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिछले दिनों मेरे पास एक कपल आ रहा है। मतलब सॉर्ट ऑफ उनका मेरे ख़्याल में पसंद की शादी होगी, दे वर कोलीग्स।
लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हस्बैंड वाज ए थैलासीमिया कैरियर और उसने अपनी बेगम का शादी से पहले कराया टेस्ट हुआ था, करवाया? टेस्ट करवाया हुआ था। ओके, तो ये हालांकि चीज़ कॉमन हो रही है हमारे मतलब मुल्क में? अवेयरनेस देंगे तो मेरे ख्याल से लोग इस चीज़ की तरफ आएंगे भी कि हमें कुछ चीज़ें जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कम से कम उनको तो प्रिवेंट किया जाए ना। तो आपको क्या लगता है कि प्री मैरिज कंसल्टेशन कि शादी से पहले एक खातून एक जो भी इनका अगर रिश्ता आपस में हुआ है तो वो डॉक्टर के पास जाएं और अपने डिजीजेस को चेक करवाएं, कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, स्पेशली अगर कज़न मैरिजेस हो रही हैं, हुँ। तो उसमें ये है कि वो डॉक्टर रूल आउट कर सकता है कि कुछ कोई जेनेटिक प्रॉब्लम रन कर रहा है, कुछ स्क्रीनिंग्स जो है ना वो की जा तो सकती क्या है, डॉक्टर ये भी कह देते हैं कि शादी ना करें? डॉक्टर ये एडवाइस कभी नहीं देंगे। तो दीज आर पर्सनल, दीज आर पर्सनल। ओके, तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक करने की देखिए जेनेटिक डिफेक्ट्स को एक्चुअली कोई भी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इसका तरीका नहीं है कि आप जेनेटिक डिफेक्ट्स को जो है ना वो ख़त्म कर सकें किसी के अंदर। अगर चांसेस ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि फिर आपको बताया जा सकता है इंसिडेंस बेस के ये रिस्क हैं, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से आप खुद डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। तो आप यस या नो नहीं करते, आप उनको सिर्फ रिस्क बताते ये हैं? तो नहीं हम क्या कि उनकी अपनी मर्जी है, किसी का दिल ना टूट जाए कहीं। बिल्कुल देखिए, लेकिन आप उनको रिस्क एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिस्क एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इतना रिस्क है तो आप देख सकते तो हैं। उसके अंदर ब्लड ग्रुप चेक भी होता है कि और डिफरेंट किस तरह के टेस्ट होते हैं प्री मैरिज कंसल्टेशन में जो करवानी चाहिए सबको? देखिए जो अभी कॉमनली और जो आप देखिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप की स्क्रीनिंग कर सकते हैं जो इजीली है, थायराइड एंड डायबिटीज़ वगैरह की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को तो आप रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी प्रॉपर जेनेटिक स्क्रीनिंग है ना वो अभी पाकिस्तान में ना तो उस तरह फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, और अभी जो हम करवा भी रहे हैं ना वो हमें बाहर बेचवाने पड़ते हैं टेस्ट, तो दैट इज टू एक्सपेंसिव। इवन के किसी में आप हों तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अगर किसी पेशेंट को काउंसिल भी करें तो वो एग्री नहीं होते ड्यू टू कॉस्ट। कॉस्ट ज़्यादा है, ऑब्वियसली यू हैव टू पे इन पाउंड्स। एग्जैक्टली। पाउंड्स एंड तो वो डॉलर्स, इट्स नॉट इजी, जितना डॉलर का रेट बढ़ेगा उतना आपको कॉस्ट आएगी। इट्स नॉट इजी फॉर देम टू पे फॉर इट, और वो मेजॉरिटी ये नहीं कर पाती, मेजॉरिटी इसको परसू ही नहीं कर पाती, तो इसलिए फिर वो हमारी रिकमेंडेशंस में भी उस तरह नहीं है, उस तरह से नहीं आ पाते, उस तरह से आ भी नहीं पाते, मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाता है। क्या आप रेकमेंड करेंगी ख़वातीन को, क्योंकि डिफरेंट आपके पास पेशेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं, मेजर जनरल क्या रिकमेंडेशंस होती हैं कि क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या आपको डाइट नहीं करनी, या शायद आपको एक्सरसाइज किस तरह की करनी चाहिए, आपको कैसी डाइट लेनी है कि आपका जो एक वो जो टेन्योर है वो एक बेहतर तरीके से गुजरे? देखिए प्रेगनेंसी में जो है ना आपकी हेल्थ को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, एक तो मेंटल हेल्थ है और एक फिजिकल हेल्थ है, ठीक है ना। इसमें फिजिकल हेल्थ पे तो अक्सर लोगों का फोकस होता है, मेंटल हेल्थ पे किसी का फोकस नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है ना। तो मेरा ये कंसर्न, मैंने ऑब्वियसली ये फोरम मिला है तो मैं मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। फिजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि डाइट तो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती, आप बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में रफली यही होता है कि आपका जो है ना वो 40 to 60% कार्ब्स हैं, 20 to 40% जो है ना आपके प्रोटीन्स हैं, एंड 20% तक आपकी जो है ना फैट्स हों, ठीक है। और दूसरा मैं रफ सा गाइड करती होती हूँ कि अगर आपको 3 रोटियां पहले खा रहे थे आप प्री प्रेगनेंसी, तो अब आपकी जी ये कह लें कि उसका 1/3 पोर्शन आपने ऐड ऑन कर देना। जो भी डाइट आपकी पहले थी उसमें 1/3 पोर्शन ऐड ऑन करें, ज़्यादा करें।